हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की। और पेमेंट करने के बाद जो आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, वे आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है वो एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रांस में, वे टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इनमें से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होते हैं, और बाकी जो बचे 5 क्वेश्चन वे आपको एक पैराग्राफ जो है वो एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा। उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने उससे उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने उन 5 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने देने हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो हैं, ये पैराग्राफ वाला जो सेक्शन होगा आपका, ये बिल्कुल आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 या 3 बार आपने पैराग्राफ को रीड करना है। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। आप इसमें से 5 में से 5 मार्क्स जो है वो भी आप ले सकते हो। तो इसको आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बाकी इसकी पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है खुद से, ठीक है? बाकी जो 15 क्वेश्चन बचे वे आपके हिंदी ग्रामर से रिलेटेड हैं, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डिराइव होता है तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया कि संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम बाकी ये आने वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा लेवल भी इसका हाई कर देंगे, ठीक है? बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपने ज़रूर बना लेने हैं, और रेगुलर वीडियोस देखनी है बिना स्किप किए हुए, और कंटिन्यूटी रखनी है अपनी अपनी तैयारी में। और रिवीजन जो है, रिवीजन का बहुत अहम रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है? तो बस आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अब बोला गया कि संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं। अब आपको पता है संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का हमें बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वस्तु, यानी कि जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है, उसे वस्तु कहते हैं। और उसके वस्तु के नाम को जो है वो हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं, आपको पता है, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, तीनों को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा के आपको पता है कितने भेद हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः जो है वो 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, और समूहवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब ये 5 भेद हो गए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक संज्ञा जो है वे आपका संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर लेते हैं। जो तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है, ठीक है? सिंपल सा वे है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
और जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जो है वो जातिगत बोध होता है। आपको पता है, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं की स्थितियां जो है वो इस प्रकार है, जैसे पशु पक्षियों के नाम बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, ठीक है। तो ये सभी जो है वो किसके उदाहरण है, वे आपकी जातिवाचक संज्ञा के हैं। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, कृष्ण, महात्मा, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर फलों के नाम देखा जाए आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं हम लास्ट में द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वे होती है आपकी जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, ठीक है। इसको हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी, इसको हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो ये सभी जो है वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो आपका है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के समूह से जैसे कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, ठीक है। वस्तुओं के नाम से हो गया कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा, तो ये आपके समूहवाचक हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा जो होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का जो है वो हमें बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में देखा जाए तो सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, ठीक है। अवस्था के अर्थ में देखा जाए जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दशा के अर्थ में देखा जाए कि उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान, ठीक है। भाव के अर्थ में देखा जाए तो मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये सभी जो हैं वो भाव विशेषण का बोध होता है और ये सभी जो है वो आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि संज्ञा के कितने भेद जो है वो माने जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया संज्ञा के जो है वो 5 भेद जो है वो माने जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। तो आपको पता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है। तो इनमें जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा, देखते ही पता लग रहा है, डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होता है अभी हमने बात की। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है। तो किससे, इनके गुण, काम, तो ये हो रहा है आपका क्रोध से। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोलेगा कि मिठास शब्द है। तो मिठास जो शब्द है वे कैसा शब्द है, वे आपका भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का जो है वो बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं आपके लिंग के आधार पर, ठीक है। जो लिंग वाला जो टॉपिक, तो लिंग वाले टॉपिक को अब देखते हैं कि बोला गया कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है वो लिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब लिंग जो है, लिंग के बारे में बात करते हैं। जो लिंग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि जिस चिन्ह द्वारा ये माना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग जो है वो कहा जाता है। हिंदी भाषा में जो है वो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। तो अभी मैंने बताया कि 2 भेद होते हैं, कौन से, पुल्लिंग और
स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो पुल्लिंग जो होते हैं जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। ठीक है, यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह स्त्रीलिंग में इसका ऑपोजिट होता है, तो जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। ठीक है, ये जो है यहाँ पर लड़का और गाय जो है वो यथार्थ जो है वो स्त्रीत्व का, तथा लता और पुरी जो है वे आपके कल्पित स्त्रीत्व का बोध करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो आपने बताना है कि भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम या दिनों के नाम। ठीक है, तो किनके नाम जो है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो दिनों के नाम, जैसे शनिवार है, आज शुक्रवार है, बुधवार है, तो ये आपके दिनों के जो नाम होते हैं ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग जो है वो आपको पता है, बोलियों के नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे बोलियों के नाम आ गया आपका, अब आप हिमाचल में कहीं से भी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं वे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे, अब उनकी अलग अलग बोलियाँ होंगी। ठीक है, तो बोलियों के जो नाम होते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं भी मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी कांगड़ी बोली बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं अभी किन्नौरी बोली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें जो है कि हमें किसका भाव जो है वो पता लग रहा है, इसमें हमें बोलियों में स्त्रीलिंग का जो भाव है वे हमें पता लग रहा है। बाकी पेड़ों के नाम, ये आम का पेड़ है तो इसमें पुल्लिंग नाम आ रहा है। ठीक है, फलों के नाम आम। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें पुल्लिंग आ रहा है। सागरों के नाम प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, ये सभी जो हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द हैं। तो बोलियों के नाम जो हैं वे आपके प्राय इसके नाम जो होते हैं वे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपने ये देखा भी होगा, आपने कई एग्ज़ाम भी दिए होंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिए होंगे, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपने देखा होगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवित्री जो है वो कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वे आपका क्या हो जाएगा, वे आपका कवित्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में बोला गया कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोला गया कि विदुषी का जो पुल्लिंग रूप होगा वे क्या होगा। तो विदुषी का जो पुल्लिंग रूप होता है वे आपका विद्वान होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या फिर इसको क्वेश्चन को आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वे क्या होगा, वे विदुषी होगा, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका कारक का सॉरी वचन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला गया है कि हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब वचन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वचन क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व मतलब एक या अनेकत्व अनेक का बोध होता है उसे वचन जो है वो कहा जाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में क्या होता है, शब्द के जिस रूप से केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, अभी मैंने बताया आपको कि हिंदी में वचन के जो हैं वो दो भेद है, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पास चार ऑप्शंस दिए हैं, बोला है कि कौन सा शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, शिशु, आंसू, भक्ति, ग्रंथ। ठीक है, तो अब बहुवचन में कौन प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा कि उसकी आंखों से बहुत आंसू गिरे, बहुत आंसू गिरे। ठीक है, तो इसमें आंसू जो है वो हमेशा इसका जो हमेशा इसका प्रयोग जो है वो हमेशा बहुवचन में ही होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी आंखों से एक आंसू गिरा।
ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, या फिर मैं कह रहा हूँ कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक आंसू गिरा तब भी आंसू का प्रयोग हुआ, बहुत आंसू गिर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमेशा इसका जो प्रयोग है वे कैसा हो रहा है, बहुवचन में हो रहा है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं किस वाक्य में वचन का जो है वो सही प्रयोग हुआ है। तो ये आपके पास वाक्य दिए हैं, तो बोला गया कि किस वाक्य में वचन का जो है वो सही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है मेरी होश उड़ गई। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि मेरी होश उड़ गई। हमें हमारे होश उड़ गई, अब ये भी नहीं होगा। मैं होश उड़ गया, ये भी नहीं होगा। मेरे होश उड़ गई, ठीक है, मेरे होश जो हैं वो उड़ गए। यहाँ पर जो है वो वचन का सही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्षा शब्द का उचित जो है वो बहुवचन चुनिए। तो वर्षा शब्द है आपके पास दिया हुआ, इसमें बोलेगा कि वर्षा का जो बहुवचन होगा वे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्षा का बहुवचन जो होगा वे वर्षा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा जो शब्द है वे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो माल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका जो इसका ये शब्द जो है, माल शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो हम बात करते हैं वह है हमारा टॉपिक जो है वो कारक से रिलेटेड है। कारक के बारे में बात करते हैं। तो कारक में जो है वो कहा गया है, पहला प्रश्न है कि वाक्य में शब्द का जो संबंध होता है वे किससे होता है। ठीक है, तो वाक्य में शब्द का जो संबंध होता है वे किससे होता है, वे कारक से होता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कारक होते क्या हैं। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। सिंपल सा वे है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में जिस शब्द का जो संबंध है वे क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या प्रसर्ग, ठीक है, ये आपने याद रखना है, कारक को विभक्ति या प्रसर्ग, प्रसर्ग मतलब बाद में जुड़ने वाला भी कहा जाता है। और ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो है ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप है। और हिंदी में 8 कारक जो हैं वो माने गए हैं। कौन कौन से हैं वे 8 कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक जो हैं वो माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में कितने कारक हैं। तो अभी मैंने बता दिया कि हिंदी में जो है वो 8 कारक जो है वो माने गए हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो मेनली आपका टॉपिक है सर्वनाम का। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है वो क्या कहा जाता है। तो अब आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सर्वनाम जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। ठीक है, अब ये हमारे पास वाक्य दिया है कि राजीव जो है वो देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी, अब देखो यहाँ पे बोला राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन, उसकी शब्द का जो प्रयोग है वे किसके लिए हुआ है, वे राजीव के लिए हुआ है। तो उसकी जो शब्द है वे आपका क्या कहा जाएगा, उसे सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में सर्वनामों की जो संख्या है वे 11 है। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वे, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो है आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि हिंदी में सर्वनामों की जो कितनी संख्या है। अभी मैंने बता दिया 11 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। अब पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पता होंगे, ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो, ठीक है, का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बोला गया कि मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं
और इस वाक्य में जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा वे क्या आ जाएगा, वे उन्हें आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सर्वनाम के जो भेद है मुख्य तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जो है आधार पर सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। निजवाचक सर्वनाम जो होता है वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है निजवाचक में। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कि किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। ठीक है, और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे ये उपयोगी साधन है। ठीक है, वे बहुत सुंदर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो कहा जाता है। जैसे कोई आ रहा है, कोई जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे कुछ लाया था। ठीक है, तो कुछ जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वे होता है वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, उसी तरह मध्यम पुरुषवाचक में क्या होगा, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है। ठीक है, जैसे तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। तो इसमें मध्यम पुरुष में क्या होता है, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा प्रकार है वे आपका अन्य पुरुष। इसमें क्या होता है, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे कौन है, ये बंदर है, वे दुष्ट है। तो ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बात करते हैं मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे शब्द जो है अभी मैंने आपको कह दिया कि मुझे इसमें क्या होगा, इसमें उत्तम में क्या होगा, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी मैंने उत्तम पुरुष में क्या कह दिया कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है। अपने लिए मतलब मुझे, अपने लिए मैं कर रहा हूँ इसका प्रयोग, तो ये आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है वो विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ये इनको हम अगली वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है वो विशेषण जो है वो कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है। तो विशेष्य क्या होते हैं। अब विशेष्य जो होते हैं, विशेष्य के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है। तो विशेष्य जो है वो आपका है संज्ञा और सर्वनाम जो है वो आपके विशेष्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया कि प्रविशेषण जो है वो किसे कहा जाता है। तो प्रविशेषण जो होते हैं वे होते हैं विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं, विशेषणों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, ये एक वाक्य दिया है, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इसमें राम जो है वो विशेष्य है। राम जो है वो विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, राम विशेष्य हो गया। बहुत क्या हो गया, वे आपका प्रविशेषण हो गया, यानी कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तेज जो है वो आपका क्या हो गया, तेज विशेषण हो गया, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है जो मैंने आपको
आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट करने के बाद आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है एचपीयू एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।